ओके स्टूडेंट्स, क्या पूछना था, कुछ डिस्कस करना है? सीट में शायद जे एडवांस था क्या? जे एडवांस और O2, O1 O2 जो बचा है ना, ऐसा कुछ था। S2 में 3 थे। चलो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। S2 में कुछ पूछना है किसी को? अच्छा भाई, S2 में सेकेंड डेल्टा जी गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, दोनों किलो जूल में। एडिशनल नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टेम्परेचर 309, डेल्टा सीपी 0 कर दिया। देखो एक बात, तुम्हें डेल्टा जी पता है 6000 का माइनस का ना, तो इसमें क्या है कि डेल्टा एस निकाल लो पहले तो आपने सेकंड वाले में। डेल्टा जी यानी यही तो नॉन पीवी वर्क है ना, माइनस 6000 किलो जूल पर मोल। ये एडिशनल नॉन पीवी वर्क पूछ रहा है ना आपसे, तो पहले तो ये नॉन पीवी वर्क था, ठीक, डेल्टा जी है ना। हाँ नहीं, हम बता रहे डेल्टा जी की वैल्यू इतनी है। फिर डेल्टा एच पता है तो मैं डेल्टा एस निकाल सकता हूँ। डेल्टा जी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। टी कितना है पहले, कितना है 300 इंटू डेल्टा एस, है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एस निकाल लेना आप, है ना, जो भी वैल्यू है। और फिर से एक बार डेल्टा जी निकालना 309 पे, ये 300 पर है, वो नॉन पे वर्क होगा। डेल्टा एच तो बोल रहा उतना ही लो, 309 लेना। डेल्टा एस फिर से लेना नया वही वाला, तो ये फिर दूसरा नॉन पे वर्क हो जाएगा 309 पर। फिर इनका डिफरेंस ले लेना। ये बोलना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना नॉन पे वर्क मुझे एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो 2 बार डेल्टा जी निकाल के उसका डिफरेंस है जो एक्स्ट्रा वर्क, है ना, ठीक है। और बताओ, हाँ O2 यानी इसमें बता देते हैं पहले। S2 का 10 वाला एक रिएक्शन है, एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन गिवन है, और डेल्टा एच कंबसन गिवन है, तो बेटा ये भी तो हो जाएगा ना भाई। आपको डेल्टा एस गिवन है, डेल्टा एच निकाल लेंगे रिएक्शन का, कंबसन का मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और देन फाइंड द मिनिमम वर्क टू बी डन that one by pressure to carry out the reaction। हाँ मतलब नॉन पी वर्क पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी, है ना, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, इतना बाहर से वर्क करना पड़ेगा ताकि आप ये प्रोसेस कर पाओ, है ना। अगर नेगेटिव आ रहा है तो तब तुम वर्क निकाल सकते हो, इतना नॉन पी वर्क ऑब्टेन कर सकते हो, डेल्टा जी नेगेटिव आए। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब इतना ही वर्क को बाहर से करना पड़ेगा ताकि वो प्रोसेस आप करवा पाओ, है ना। और वो रिवर्स भी कंडीशन में, मतलब बिल्कुल जस्ट करवा पाओ। डेल्टा जी हर पॉजिटिव आना चाहिए, इसमें पॉजिटिव आएगा उसके हिसाब से, है ना। फिर आगे बताओ, में O2 में, O1 में बताओ, 29। तो मुझे पता है ना कि इसमें लिखा है only work is being done change in crystal energy, ठीक है। इरिवर्सिबल लिख दिया ना इसमें, इरिवर्सिबल में आपको पता है कि एक तो डेल्टा जी तो पता ही है ना तुमको, रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक। और डेल्टा एस के बारे में क्या जानकारी है, तो मुझे पता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ फिक्स कर दिया डेल्टा एस के लिए,
वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है और इंटरनल एनर्जी यू भी फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 1 देन 0, और यू कांस्टेंट है तो मतलब डेल्टा यू 0। तो इसका मतलब क्यू भी 0, क्यू सिस्टम 0 का मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग 0। तो उस वजह से फिर डेल्टा एस है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम और यू पर वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। बस यही बोल रहा, कुछ खास नहीं था। मेंस में थोड़ा वैसा ही रहते कुछ ना, रिवर्सिबल तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा ऐसा। हाँ मतलब रिवर्स का लेकिन होता है ना, वो अपन तो सिस्टम को लेके बोल रहे थे, बस ये था। हाँ वो डेल्टा जी के, देखो डेल्टा जी तुम्हारा ये हुआ ना कि अगर ये रिएक्शन करवाई जाए 300 केल्विन पर तो उतना नॉन पी वर्क ऑप्टेन हो सकता है। अगर ये 309 पर हो तो उतना नॉन पी वर्क ऑप्टेन हो सकता है। उसने पूरा ना एडिशनल नॉन पी वर्क निकाल सकते हो। अगर टेम्परेचर 300 से 309 पे करे तो और कितना नॉन पी वर्क में ऑप्टेन कर सकते हैं। तो एडिशनल नॉन पी वर्क तो वही होगा ना, कुछ डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, वही रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ा के करवाई जाए तो एक्स्ट्रा वर्क मिल जा रहा है हमें। तो बस वही लिखा हुआ है, उसने वही बोला हुआ है वहां पर। फिर ये हुआ हमारा O1 ना, O2 में 5 नंबर, 5 नंबर में और 6 नंबर, वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ गैसियस मरकरी। तो बेटा गैसियस मरकरी का फॉर्मेशन लिखनी कैसे? एच जी गैस फॉर्मेशन का मतलब होता है उसकी फ्री एलिमेंट से, एच जी लिक्विड से बनाना है नहीं। और डेल्टा जी गिवन है, डेल्टा जी एफ नॉट गिवन है 38 प्लस 38 किलो जूल पर मोल। एट what total external pressure mercury start boiling। देखो जब मरकरी बॉयल होता है ना तो उसमें वेपर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर होता है ना। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है बॉइलिंग पर, एट बॉइलिंग पॉइंट रिवर्सिबल होता है प्रोसेस। और है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये रिवर्सिबल के साथ साथ उसमें ऐसा लिखा हुआ है ना, उसमें कितना प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो अगर मैं देखूं तो इसमें इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे इसका, अगर मैं केपी लिखूं तो कैसे लिखूंगा, प्रेशर ऑफ मरकरी। और ये प्रेशर ऑफ मरकरी कहाँ से आ रहा है, उसके वेपर प्रेशर से तो आ रहा है ना, वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लोगे नहीं तो वन ही होगा रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है, तो ये हमारा वेपर प्रेशर हुआ। तो डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का इक्वल टू माइनस आर टी एल एम के। तो डेल्टा जी नॉट हो गया 38 इक्वल टू माइनस आर कुछ पे रखा होगा शायद इसने, आर एल एन 10 दिया हुआ है। तो आर ये एल एन 10 कहाँ से आ गया, लेकिन इसमें 38 कुछ लिख दूंगा, 2 आर एल एन 10 लिख दो ऐसा, 2 आर एल एन 10 लिखा। तो माइनस आर और पी, टी कितना 300। ठीक है, और 2.3 फिर चलो एन एल एन रहने दो ना, एल एन पी पी मरकरी। हाँ आर आर कैंसिल हुआ इस तरह से, आना चाहिए मेरे ख्याल से हमसे। फिर कुछ और 11th। ओके 11 देख लो भाई। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन पूछना चाहते हो? सी। सी में ऐसा करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस 0 होता है, यूनिवर्स का होता है ना, सिस्टम का थोड़ी ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स का 0 होता है, नहीं सिस्टम का थोड़ी ना बोलेंगे अपन। 11th का ए, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा जी 0 होता है फ्लो सिस्टम में, इन कंडीशन है एट कांस्टेंट पी एन टी ओनली। डेल्टा जी 0 होता है रिवर्सिबल में कांस्टेंट पी एन टी ओनली, है ना। रिवर्सिबल में मतलब तो वी डी टू माइनस एस टी आता है ना, पी एन टी कांस्टेंट ना हो तो ओनली एट कांस्टेंट पी एन टी, इसलिए गड़बड़ है ये वाला। और बताओ 20 14th
14th में ये बोल रहा है कि डेल्टा एच वेपराइजेशन ग्रेटर देन 1000 जूल पर मोल होगा 350 केल्विन 0.5 एटीएम पर। ओके, डेल्टा एच गिवन है अपन को 35 और बॉइलिंग पॉइंट भी रखा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ से हो पाएगा ये? बॉइलिंग पॉइंट तो पता है ना, 350 केल्विन है 1 एटीएम पर, है ना। और अगर 0.5 एटीएम पे लेंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस देख लेंगे, मान लो स्पॉन्टेनियस हो गया तो उससे कैसे आएगा। बाकी वो मैथमेटिकल तो है ही अप्रोच करने का। देखो मैथमेटिकल अप्रोच तो है, ग्राफ से कैसे सोचेंगे इसको, ग्राफ से थोड़ा इतना होता है, पता नहीं, कभी देखा नहीं ग्राफ से तो उसको। तो इसको देखते हैं कि भाई देखो इसमें नॉर्मल वैल्यू पॉइंट दिया है ना इसने 35 किलो जूल का, 35 किलो जूल का डेल्टा एच है, सॉरी डेल्टा एच है, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पता है, तो डेल्टा एस निकलना। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन एट 350 केल्विन एंड 1 एटीएम पर उसको निकाल लेते हैं, जहां पे प्रोसेस रिवर्सिबल होगा बॉइलिंग पॉइंट पर। तो कितना हो गया डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा ये कितना हो गया 35,000 ना डिवाइड बाई 350, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 100 100 यूनिट क्या होगा इसकी, जूल पर केल्विन मोल, है ना। डेल्टा एस वेपराइजेशन हो गया, लेकिन किस पे, 1 एटीएम 350 केल्विन पर। प्रेशर चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंज कर रहा है, कह रहा है कि इस कंडीशन पे वेपराइजेशन कराओ। तो ग्राफ से अगर देखें इसको, ऐसे मान लेते हैं ये हमारे पास ग्राफ है ना, लिक्विड का है, तो लिक्विड में तो ग्राफ कितना पॉजिटिव होंगे, इस तरह से सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है, तो 1 एटीएम पर 350 केल्विन है और ये बॉइलिंग है, ठीक है, ये 1 एटीएम ले लेते हैं और ये 350 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशन आ गई उस पॉइंट पर, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा जी कितना होगा, 0, है ना, डेल्टा जी 0 होगा 1 एटीएम 350 केल्विन पर, यहाँ पर डेल्टा जी भी 0 है इन कंडीशन पे, है ना। और अगर मैं 0.5 एटीएम देखूं यहाँ पर, तो डेल्टा जी होगा नेगेटिव, है ना, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, मान लेते हैं ये ए ऑप्शन, तो इसमें ए ऑप्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच कितना है इसमें, 35 किलो जूल का, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हो तो टेम्परेचर कितना है, 350, मतलब कि ऐसा मान लेना डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई टी। और डेल्टा एच कितना हुआ, 350 इंटू 1000, और टेम्परेचर कितना, 350 ग्रेटर देन 35, 350 तो था ना ये, 35 ऊपर 100 केल्विन, नहीं 100 जूल पर मोल केल्विन। तो डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव है, इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए, ये लेस देन 0 करना है, यानी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए उससे, बना तो 0 में तो दोनों वैल्यू 0 ही थी नहीं, ऐसा। वैसे मैं क्या तरीके से करता था उसको, मैंने बहुत तो किया इस तरह, मैं तो क्या करता था कि भाई वेपराइजेशन करना है 350 केल्विन 0.5 एटीएम पे, तो मैं कोई मान लेते हैं ए लिक्विड है, ए लिक्विड से ए गैस गया, 350 केल्विन और 0.5 एटीएम पे फेस चेंज कराना है, 350 केल्विन और 0.5 एटीएम पे। तो पहले मैं इसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आऊंगा, 350 केल्विन और 1 एटीएम,
टाइम लग जाएगा हर ऑप्शन करने में। हर ऑप्शन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये 350 केल्विन और 180 एम्पर। एक मिनट इसको पहले देख लेते हैं। तो इसमें मैं बताया, तो मैंने क्या किया था, तो डेल्टा एस यहाँ का पता है हमें कितना है, 300 कितने का था अपने, 100, ये 100 है। और डेल्टा एस यहाँ का क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में चेंज कर रहे हो आगे का मानते हुए। तो एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, तो ये हो गया एन मान लेते हैं 1 जो भी है, 1 आर एल एन पी वन हो गया 1/0.5, तो एल एन टू। और ये वैल्यू बहुत कम होती है, लिक्विड का आप चेंज करोगे प्रेशर, तो प्रेशर में चेंज करने से कोई ज्यादा चेंज नहीं होता एंट्रोपी। हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा, हमने क्या फॉर्मूला देखा है, एन सी एल एन टी टू बाई टी वन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। प्रेशर चेंज करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एंट्रोपी में फॉर लिक्विड सब्सटेंस और सॉलिड सब्सटेंस। उसको अप्रोक्सीमेटली हम नेग्लिजिबल मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे पास ये आता है 100 प्लस एन आर एल एन टू, तो 100 से बड़ा होगा एट 0.5 एटीएम डेल्टा एस की वैल्यू, इस तरह से है ना। हाँ, डेल्टा एस रिएक्शन एट पी टू माइनस डेल्टा, अच्छा हमने फॉर्मूला और भी देखा था, वो भी देखा हुआ है, डेल्टा एन जी आर एल एन पी वन बाई पी टू। डेल्टा एन जी इसका पॉजिटिव है, लिक्विड से गैस आ रहा है, ये पॉजिटिव है। और पी वन तुम्हारा पहले था 1 और बाद में 0.5, तो ये पॉजिटिव आने वाला है, यानी ग्रेटर देन होगा डेल्टा एस रिएक्शन एट पी टू माइनस डेल्टा एस रिएक्शन एट पी वन ग्रेटर देन 0, टर्म पॉजिटिव है। डेल्टा एस रिएक्शन एट पी टू ग्रेटर देन डेल्टा एस रिएक्शन एट पी वन। तो अगर प्रेशर मैं कम करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, सही है ना। और कुछ इसमें, मतलब और कुछ पूछना है आपको? हाँ, 27 का बी ऑप्शन, डी एस टू, वो डी एस टू, तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वेपरेशन ऑफ वाटर एट 180 15 373 केल्विन कर रहा है। तो डी में एस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव, क्या ये स्पॉन्टेनियस होगा भी 15 एटीएम पर? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। वेपरेशन ऑफ वाटर मान लो यहीं पर है 73 पर, यहाँ पर 15 टी पर ऊपर होंगे, लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा, वेपरेशन ऑफ वाटर नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ ना, तो एस यूनिवर्स पॉजिटिव कैसे होगा, डी का एस कैसे होगा? नहीं, इसमें तो यूनिवर्स बोला था ना तुमने, डी एस। हाँ, सिस्टम के लिए बेटा क्या है ना, स्पॉन्टेनियस है ना, लिक्विड से गैस आ रहा है, तो उसमें स्पॉन्टेनिटी के बगैर देखना है, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव ही होगा। उसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं चेक करना है, केवल ये देखना है हमें कि यहाँ पर जो डिसऑर्डरनेस है बढ़ रही है, गैस इज मोर डिसऑर्डर देन लिक्विड फेस चेंज में, उस फेस चेंज में। हाँ, ओके, देन उसके बाद कुछ और किसी को? 13 का, 30 का ऑप्शन डी, मेल्टिंग एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, क्या लगता है डेल्टा जी, क्या लगता है 0? क्यों? मेल्टिंग कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस को मेल्ट करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट पर मेल्ट कर रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज नहीं कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, तो तुरंत मेल्ट होगा ना, वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस रखो तो तुरंत मेल्ट होगा। रिवर्सिबल कहां से हुआ भाई? अगर ये लिखता मेल्टिंग एट मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ऐसा होता कि वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट, तब सोचता मैं उसकी तरह, समझे ना क्या क्या रहा मैं। रिवर्सिबल होता है, डेल्टा भी 0 होता है उसका, हाँ, तीनों कोवेलेंट होते हैं ट्रिपल पॉइंट पर। और जेई एडवांस के जे एडवांस में आते हैं भाई, बताओ कौन सा नंबर क्वेश्चन? फर्स्ट का, फर्स्ट का डी का बी ऑप्शन। तो बेटा ये तो है ही ना, फेज ट्रांजिशन तो रहेगा ही। नहीं देखो, सॉल्व मतलब देखो वो स्टेट, देखो फेज चेंज और स्टेट चेंज में थोड़ा सा मैन्युअल सा डिफरेंस है।
स्टेट चेंज क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। फेज चेंज क्या होता है? फेज चेंज वो भी है, सॉलिड लिक्विड गैस भी। और फेज चेंज के अंदर वो भी आता है जिसमें कि बॉन्डिंग बिहेवियर डिफरेंट हो रहा हो। देखो सब्सटेंस वही होना चाहिए। जैसे कि P4 है, इधर भी P4, सॉलिड से ये सॉलिड है, ठीक, ये है रेड फॉस्फोरस और ये व्हाइट फॉस्फोरस है, सपोज करो। तो इसमें क्या है? बॉन्डिंग बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है। तो फेज चेंज का मतलब होता है, स्टेट चेंज फेज चेंज में दोनों ऑलमोस्ट एक ही से दिखाई पड़ते हैं, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। ये है स्टेट चेंज। और फेज चेंज भी बोल सकते हो। फेज चेंज क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है इसमें। ये स्टेट चेंज नहीं है, लेकिन फेज चेंज तो है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग बिहेवियर डिफरेंट है। और अगेन इसको काउंटिंग करते वक्त इसको नहीं बोलेंगे फेज चेंज। CaCO3 से CaO प्लस CO2, ये रिएक्शन हुई, ये फेज चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्सटेंस है वो बदल जा रहा है। सब्सटेंस दोनों साइड पर सेम होना चाहिए, तो आप फेज चेंज बोल सकते हो उसको। फॉस्फोरस व्हाइट से रेड है ना, उसका फेज चेंज तो होता ही है। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, डिफरेंट फेजेस में बोलते हैं। एक मिनट, हाँ। डी का R, व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर डिसऑर्डर्ड देन रेड ना। व्हाइट अगर डिसऑर्डर्ड है, डेल्टा एस नेगेटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? व्हाइट से रेड तुम्हें बताएगा होगा इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक देते हैं क्या? मुझे पता नहीं है, आपको इनऑर्गेनिक में आया कि नहीं आया व्हाइट रेड वाला? पिछले साल क्या अभी भी होगा? गूगल पे देखा था आपने? क्या था? पॉजिटिव वाला था उसमें, ये देते हैं कि ये आर होना चाहिए ऐसा, और कुछ नहीं भी हुआ आर ऑप्शन है। तो फिर यार गड़बड़ होगा, तुमने गूगल में देखा, श्योर हो क्या गूगल में सही लिखा है? कन्वर्जन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस, ये तो भाई तुम्हें इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं तो आया होगा, हम तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं उसको लेकर कहीं पर भी। मतलब जी में अब याद नहीं होगा, हाँ। देख लो फिर से, करो गूगल करो। एजोथर्मिक होता होगा तभी नहीं लिखा है आंसर, ऐसा कैसे होगा? सालों से क्वेश्चन पड़ा हुआ है ये, नेट पे नहीं चल रहा। कुछ दिखा? क्या लिख रहा है? क्या बोल एंडो बोल रहा है कि एक्सो? हीट देने पर कन्वर्ट होता है? नहीं देखो, हीट देने पर कन्वर्जन का मतलब ऐसा मत सोचना कि डेल्टा एक्स नेगेटिव ही हो पॉजिटिव ही हो। ऐसा हो सकता है उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफी हाई हो, एनर्जी दी या बाद में एनर्जी रिलीज भी हो जाती है ना। कोई ऐसा मतलब नहीं हुआ कि कुछ को हीट देना पड़ा तो मतलब वो आपकी एंडोथर्मिक ही रिएक्शन होगी। मतलब नेट हीट पॉजिटिव ही नहीं है। आप देखना कहीं ना कहीं मिलेगा आपको कि वो एक्सोथर्मिक ही होता होगा, है ना, व्हाइट टू रेड। नेट नेगेटिव है, इसमें आंसर दिया है गूगल पे, वैल्यू है -104, -104 किलो जूल। नेगेटिव हो गया उसमें, ये मतलब होगा कि बस हीट देने से इनिशिएट हो गया वो प्रोसेस, ये मतलब होता होगा उसका। हाँ, क्या? तो मार्क्स कटा के बोल लो। नहीं देखो, ये तुम्हें पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में ये पढ़ाते हैं आपको, है ना। या तो आगे आएगा या बताएंगे, पी ब्लॉक बता दिया क्या उन्होंने? पी ब्लॉक में आएगा वो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस कन्वर्जन वगैरह, वो हम बताएंगे ना। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। सी का डी क्यों है? सी का टी। बेटा देखो ना, H2 गैस से H गैस, डिसऑर्डरनेस घट रही है कि बढ़ रही है? H2 गैस से 2H गैस, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो बैकवर्ड का नेगेटिव होगा।
भाई अगर ना समझ में आए तो बैकवर्ड देख लिया करो, कभी कभी समझ में आता है उससे। नहीं फ्री रेडिकल है ना, भाई होता ही है ना। नहीं नहीं, तो स्पॉन्टेनिटी से मतलब थोड़ी ना है डिसऑर्डरनेस का, ये तो सिस्टम की बात हुई ना। सराउंडिंग में क्या है क्या मालूम मुझे, सिस्टम और सराउंडिंग है ना। तो हम तो केवल सिस्टम का देख रहे हैं कि डेल्टा इज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यूनिवर्स का थोड़ी ना देख रहे, स्पॉन्टेनिटी थोड़ी ना प्रिडिक्ट करेंगे उसमें। ऐसा डेल्टा एस नेगेटिव हो गया इसका मतलब थोड़ी ना कि रिएक्शन होगी नहीं। तो डेल्टा एस तो सिस्टम की बात हो रही केवल ये, है ना। हाँ, सेवेंथ, सिक्स वाला, सिक्स और सेवेंथ, समझ कोई पर्टिकुलर पार्ट सेवेंथ का, कितना टाइम हो गया यार। देखो अच्छा यहाँ पर क्या कह रहा है ना, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अभी कुछ और बचा है क्या, इसको का सेवन के बाद कुछ और बचेगा, एट भी है, बस वहीं तक कुछ और भी है, उतना ही है। तो अच्छा, तो वो एक्स2 से 2x आ रहा है, ध्यान से देखना, जल्दी से करते हैं उसको। और कह रहा है टाइम जीरो पर 1 मोल है, ठीक है, कुछ नहीं था। और लिखा है कि इक्विलिब्रियम पर ये बन रहा है बीटा इक्विलिब्रियम, अच्छा कुछ बोला है ना। तो ये कितना खत्म होगा, 1 - बीटा/2। तो उसका केपी लिखते हो तो कैसे लिखते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का स्क्वायर ना, है ना। तो एक्स का स्क्वायर कैसे करोगे, बीटा का स्क्वायर अपॉन टोटल 1 + बीटा/2 इंटू टोटल प्रेशर, पूरा पूरा स्क्वायर होगा, इंटू। ठीक है चलो, अच्छा मैं कर देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 + बीटा/2 इंटू पीटी, ये बोल रहे हो ना आप, पीटी टू दिया था क्या पी, और पी एक्स2 क्या हो जाएगा, 1 - बीटा/2 अपॉन 1 + बीटा/2 इंटू पीटी, है ना। इसका रेशियो लिखना स्क्वायर करके, नियर आंसर, है ना। नहीं एक बार इसको देख लो पहले, है ना, ये तब चल रहा है तो इसको खत्म कर लो पहले, है ना। इसमें को पूछना है किसी को, इसका रेशियो करना ना, केपी कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स2, ठीक, है ना। और सेवंथ वाला, सिक्स ये है सेवंथ का सी पार्ट, तो सेवन के सी में क्या कर रहा है, बीटा मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, और बीटा 0.7 है तो बेटा ये इसने इनकरेक्ट इसलिए दिया है कि अगर तुम केपी निकालने के बाद बीटा रखोगे, मान लो केपी की वैल्यू कितनी आ रही थी सॉल्व करके, जो उसने ऑप्शन दिया था, क्या दिया केपी की वैल्यू, 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 - बीटा स्क्वायर, ऐसा 4 - बीटा स्क्वायर। मान लो सॉल्व करके वैल्यू आ गई तुम्हारी, ठीक। तो इसमें अगर ये वैल्यू आ रही है और बीटा अगर 0.7 रखा जाए, तो जो के की वैल्यू होगी, है ना, वो आपकी greater than 1 या less than 1 आएगी, और तुम अगर डेल्टा जी नॉट देखोगे तो इसमें दिया पॉजिटिव या नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट क्या दिया हुआ है उसमें, पॉजिटिव, यानी कि -RT ln KP शुड बी greater than 0, तभी के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, केपी की वैल्यू << 1 होनी चाहिए। और यहां पर रखोगे बीटा 0.7, तो केपी की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो, प्रॉब्लम है किसी को, देख लो भाई, ये तो तुम निकाल लोगे ना, केपी निकाल लोगे बीटा के टर्म्स में, फिर बीटा 0.7 रख के देख लेना, उससे तुम्हारा केपी 1 से बड़ा आएगा, जिसकी वजह से डेल्टा जी नॉट नेगेटिव दिखाई पड़ेगा, मुझे पॉसिबल नहीं है, उसने कहा है डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है उस क्वेश्चन के लिए, प्रॉब्लम है किसी को। अब आठवां, अच्छा फोर्थ पूछ रहे थे आप, फोर्थ के ए का एस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 कितना मान है, हाँ बताए, कितने कांस्टेंट है, क्यों, मतलब एन सी डेल्टा टी लगाएंगे ऐसा, अच्छा है भाई, है ना, डेल्टा एन सी वी डेल्टा टी, है ना, ठीक है, वो भूल गया होगा, है ना। ये कितनी बार बोला है कि रिएक्शन फेजिंग में नहीं लगाना है ना आपको, ठीक है। वो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट होती है ना, ये कॉमन है, अब नहीं, 2 3 महीने बाद फिर गलती करते हैं इसी पे, फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट देखते डेल्टा जीरो नजर आता है ना। फोर्थ का
दिल्ली ऑप्शन। देखो रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम 300 to 600 and followed by reversible cooling to 300 Kelvin at 1 atm। तो अगर मैं पीटी ग्राफ बनाऊं तो 1 atm पर 1 atm पर आप इसका टेम्परेचर पहले बढ़ा रहे हो और फिर टेम्परेचर कूल करके यहाँ पे ले आ रहे हो, नहीं तो वर्क डन एक पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, एक बार पॉजिटिव जाएगा, नेट वर्क डन जीरो होगा ना, नहीं एरिया इनक्लोज्ड जीरो है, वर्क डन जीरो होगा। और फिर इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट, डेल्टा यू भी जीरो होने वाला है, आइडियल गैस है ना, चाहे लिखा हुआ नहीं भी रखा तो मान के चलेंगे, वैसे भी स्टेट फंक्शन है, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे लौट आए तो वर्क डन जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो तो फिर क्यू भी जीरो। ठीक है ना, जिसने पूछा था। ठीक है। कौन सा ओवन का 26 वाला, एक आठवां बच गया बस, ओवन का 26 जो एडवांस का 8 में आ रहा हूँ, हाँ ओवन का 26 वाला। बेटा इसमें तो क्या है ना कि देखो ना ये प्रोसेस हो सकता है, जैसे मान लो सी विल पार्सली कन्वर्ट इनटू डी, तो सी इसका ग्राफ कैसा गिवन है, ऐसे ही ग्राफ गिवन है ना, यानी कि ये कन्वर्ट हो सकता है, नहीं सी टू डी दे रखा है ना, तो ये प्रोसेस पॉसिबल है, गिब्स नंबर डिक्रीज कर रही है, मतलब ये हो सकता है प्रोसेस, सी विल कन्वर्ट इनटू डी पार्सली, पहला ऑप्शन ठीक है। बाकी आर विल नॉट कन्वर्ट इनटू पी, क्यों भाई, वो तो कन्वर्ट होगा, पूरा नहीं कन्वर्ट होगा, है ना, नहीं तब तो फिर वो डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये चीज पूरा कन्वर्जन, है ना, पार्सली कन्वर्ट होगा ही सही। तो आठवां बच रहा है ये एडवांस का, जल्दी से देखते हैं, तो टाइम लग गया इस तो डिस्कशन में, कोई बात नहीं है, आज नहीं करना था स्टार्ट। चलो मैं इसको हिंट दे रहा हूँ, अगर ना हो तो हम फिर डिस्कस कर लेना, आठवां वाला बता देता हिंट बहुत जल्दी से। करना क्या है, देखो कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड, कन्वर्जन ऑफ फॉलोइंग, देखो कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, इसका डेल्टा जी निकालना है ना, देखो ये 1 बार पे रखा है ना डेल्टा जी नॉट, ओके तो देखो ये क्या है ना, 1 बार पर ये कन्वर्जन दिया हुआ, ध्यान देखना जल्दी से, 1 बार पे देखो जरा, देखो 1 बार पर ये कन्वर्जन दिया है ग्रेफाइट टू डायमंड का, ठीक लिखा ना स्टैंडर्ड कंडीशन, तो डेल्टा जी नॉट कितना हो गया इसका, गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2.9 किलो जूल, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर बताओ ना, लिखा है इफ ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू डायमंड आइसोथर्मली द प्रेशर एट व्हिच ग्रेफाइट एंड डायमंड आर इन इक्विलिब्रियम, तो हम एक दूसरे प्रेशर में आ रहे हैं पी बार, जहां पे ग्रेफाइट और डायमंड इक्विलिब्रियम पर हो, पी बार प्रेशर पर, पी बार प्रेशर, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 बार पर डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास डेल्टा जी नॉट गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो कोई और प्रेशर ऐसा होगा जहां पे प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर होगा, और वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इक्विलिब्रियम पर रेखा के लिए। अब मुझे यहाँ से यहाँ का चेंज देखना है, तो अब देखो गैस टू गैस है ये, तो ग्रेफाइट है गैस नहीं,
ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, तो डेल्टा जी कैसे निकाल सकते हैं? सॉलिड लिक्विड है ना, कोई रिएक्शन तो होगा नहीं यहाँ पर, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल उसका प्रेशर बदल रहा है, तो डेल्टा जी इक्वल टू वी ऑफ ग्रेफाइट इंटू पी माइनस वन। और यहाँ पर डायमंड के लिए फिर से वी ऑफ डायमंड इंटू वन माइनस पी। अब आप इसको ऐड कर देना, 2.9 इक्वल टू वी ग्रेफाइट इंटू पी माइनस वन प्लस जीरो प्लस वी डायमंड इंटू वन माइनस पी। समझ रहे हो? अब बेटा क्या करेंगे, 2.9 किलो जूल ना 2900 जूल हो गया, इधर लिख देंगे वी ग्रेफाइट माइनस वी डायमंड पी माइनस वन। ठीक है, ये जूल में है, तो डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू पी माइनस वन। ठीक है, ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है, और प्लस 6 बाहर चला जाएगा, प्रेशर बाहर में निकालना है ना इसको। ये 2900 किया, ये कितना होगा, 1450 पी माइनस वन। अच्छा, ये किसमें हमारा प्रेशर, ये पहले किस में था, इधर जूल में है, तो ये किसमें होगा, पास्कल में रहा होगा, पास्कल मीटर क्यूब पास्कल में है, इसको बार में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, पास्कल को मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। अच्छा, मैंने ये 1 बार लिया, बार में निकाल रहा हूँ इसको, है ना, ये बार में ही है, तो ये बार है, तो इसको अपन पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1450 इक्वल 10 की पावर माइनस 6 इंटू पी माइनस वन इंटू 10 की पावर 5, है ना। हाँ हाँ, नहीं ये देखो, ये तो मीटर मीटर क्यूब में था, ये 1 बार था, तो ये पी बार है, ठीक है, पी माइनस वन बार हुआ, ये बार में था, इसको मैंने पास्कल में कन्वर्ट किया। हाँ, ये भी ऐसा यूनिट है ना, ये भी ऐसा यूनिट ले रहा हूँ मैं, अब तो सही हो गया ना ये, 10 पावर 5, तो कितना आएगा, 14500 इक्वल टू पी माइनस वन, है ना। हाँ, हमने, हाँ पास्कल में, ये पास्कल में, पास्कल में आ गया। अब ये पी बारी में तो है ना, पी माइनस वन बारी में तो किया था ना तब में, नहीं नहीं नहीं, देखो ना, ये पी माइनस वन बार में है, ये तुम्हारा किस में आ रहा था, राइट हैंड साइड में, बार मीटर क्यूब, लेकिन ये भी बार मीटर क्यूब में आ रहा था, अब मैंने इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, पास्कल मीटर क्यूब में, ये पास्कल मीटर क्यूब में आया, क्योंकि मैं 10 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये मतलब एक्चुअल में क्या है ना, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है आपको शायद, कि ये जो, हाँ ये मेरा जो है ना प्रॉब्लम ये आ रही है, कि ये जो प्रेशर है ना, ये अपन ने बार में लिया तो पास्कल में कन्वर्ट किया, यहाँ पर स्टार्टिंग से कन्वर्ट करके इक्वेट करेंगे, नहीं मैंने यहाँ वॉल्यूम तो यहाँ रखा ना। अच्छा, ये कह रहे हो कि आपको पहले से यहाँ से 10 की पावर 5 यहीं से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा, तो 10 की पावर 5 10 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग। ठीक है, चलो भाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये सही कह रहे हो।
सही है, बोल रहा है सही है, यूनिट कन्वर्जन तो ठीक है बोल रहा है। नहीं पास्कल में नहीं आएगा ना, बाहर में आएगा, बाहर में आएगा। देखो ऐसा है ना, अगर जूल में है, ये जूल में है, ये मीटर क्यूब में रखा, ये मीटर क्यूब में रखा, ये बार में था, ये पोर्शन बार में था, तो मुझे मीटर क्यूब में रखना है ना, पास्कल में रखना है, तो पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये तो बार ही में रहा ना अंदर वाला, ये तो बार ही में रहा ना। नहीं, नहीं समझे। अरे तुम जब करते हो, सुनो सुनो सुनो, मोलारिटी आप लगाते हो, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम करते हो ना, तो मान लो वॉल्यूम एमएल में है, ठीक है, मान लो वॉल्यूम तुम्हारा एमएल में तुम्हें निकालना है, तुम 1000 से डिवाइड कर देते हो, सब सॉल्व करते तो वॉल्यूम तो एमएल ही में आता है ना आंसर। नहीं, अरे मोलारिटी 0.3 दिया हुआ है, मोल्स 1 दिया हुआ है, और तुम्हें वॉल्यूम निकालना कितने वॉल्यूम में होगा, तो वॉल्यूम एमएल में लेके 1000 से करते हो, लेकिन आंसर तो एमएल ही में आएगा ना तुम्हारा। तो वही मैंने किया है, यहाँ पैसा तो बाद में आएगा ना लास्ट में आंसर में, है ना। चलो करते हैं, तो हम लोग आइनिक तो गया आज का, देखो इसमें होमवर्क मिलना था आज, क्या है, तो होमवर्क नहीं होता है आइनिक से। देखो आइनिक इक्विलिब्रियम तो स्टार्ट कर ही दिया था अपन लोगों ने, उसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन थे, है ना, कुछ पूछना है उसमें क्या, पांचवा वाला, क्या है उसमें कि बेस नहीं बन रहा है ऐसा, वो लेविस बेस वाला है ना शायद। अच्छा ये वाला था। चलो अभी फिर उसको, है ना, वो जो भी तुम्हारा डाउट है सर, वो अमोनिया को ऐड करेंगे पानी में तो क्या होगा, वो वाला पूछ रहे हो ना। ठीक है, अभी एक मिनट उसको रहने दो, वो अभी शायद ना भी करता हो, है ना, उसको अभी आगे देख लेते हैं, हो सकता है कि क्लास में वो क्लियर हो। थ्योरी में आते हैं अपन लोग। देखना यहाँ पर, सुनो ध्यान से सब लोग, देखो प्रीवियस क्लास में, हाँ, किसका कौन सा प्रोसेस, मतलब एच और टी का, एस टी टी एस डायग्राम, हाँ तो उसमें साइक्लिक प्रोसेस है तो, हाँ अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो जो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में तो जो भी स्टेट फंक्शन उसमें चेंज तो जरूरी होगा, तो जरूरी होगा। तो आईवी इक्विलिब्रियम में जो प्रीवियस क्लास में देखा है, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड देखा, उसको सिंगल एरो से ब्रेक करना है, वीक एसिड आ जाए तो डबल एरो से, अगर स्ट्रॉन्ग बेस आए तो सिंगल एरो से ब्रेक करना है, वीक बेस आ जाए तो डबल एरो से, वही दिखा था अपन लोगों ने। सॉल्ट आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। और जो एक होता है एसिड, आर्हेनियस एसिड क्या होते हैं, जो पानी के अंदर H+ आयन दे और पानी के अंदर OH आयन देने वाले बेस हो गए। और जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उन्होंने ये बोला कि जो प्रोटॉन डोनर है वो हो गया हमारा एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसेस, ठीक है, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, यही तक किया था हम लोगों ने मेरे ख्याल से, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पे देखा था कि हमारे पास कोई भी एसिड या कोई भी बेस कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा वो एसिड या बेस ही होगा, वो डिपेंड करता है कौन किसके साथ प्रेजेंट है ना, वो रिलेटिव टर्म्स है एसिड एंड बेस, याद है ना आप लोगों तक। और फिर हमने कुछ इसको देखे थे, और कुछ हमने 11 क्लास का रिवीजन किया था। कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि अगर कंटेनर में कॉमन आयन प्रोड्यूस होता है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है। तो हम हेडिंग डालते हैं, हेडिंग लिखना मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट
ionization constant ब्रैकेट में लिखना KI एंड आयनिक प्रोडक्ट ब्रैकेट में KW ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट KI एंड आयनिक प्रोडक्ट ब्रैकेट में KW ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट। देखो बेटा जो वाटर है H2O लिक्विड, अगर कंटेनर में तुमने H2O लिक्विड रख के छोड़ा तो उसका कुछ पार्ट अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, H प्लस एक्वस प्लस OH आयन एक्वस। ठीक, अब वाटर की जो कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं टाइम 0 पर है C कैपिटल M, ठीक है, कुछ पार्ट कुछ देर बाद उसमें कुछ पार्ट इसका कन्वर्ट होगा C1 माइनस अल्फा, जैसा हम लोग करते हैं नॉर्मली, इसका कितना बनेगा C अल्फा और C अल्फा। अच्छा, वाटर की कंसंट्रेशन होती कितनी है 55.55 कैपिटल है प्योर वाटर की, ठीक है ना। तो जब भी देखो इक्विलिब्रियम होगा तो साथ में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जहां भी इक्विलिब्रियम वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है KI, आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो KI को लिखा कैसे जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी H प्लस एक्वस into OH minus ion aqueous divided by H2O liquid, ठीक है ना। अब बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट 55.5, 55.5 तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं KI इनटू H2O लिक्विड की कंसंट्रेशन इक्वल टू H प्लस एक्वस इनटू OH माइनस आयन एक्वस। अब कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक और दूसरा कांस्टेंट लग गया, इसको हमने बोला है KW। KW होता है आयंस का प्रोडक्ट H प्लस एक्वस इनटू OH माइनस आयन एक्वस, इनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, ये KW का फॉर्मूला होता है, H प्लस इंटू OH आयन। यहां पे KW किसके बराबर है, KI इंटू H2O की कंसंट्रेशन, H2O लिक्विड की कंसंट्रेशन, H2O लिक्विड, ठीक है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पाया गया है एक्सपेरिमेंटली, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने पाया है कि जो KW की वैल्यू होती है ना, वो होती है 10 की पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 की पावर माइनस 14 वैल्यू होती है। तो अगर हम माइनस 14 रख दें तो H प्लस इंटू OH आयन कितना हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 14 हो जाता है, कब, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह एक्सप्रेशन वैलिड होता है, H प्लस इंटू OH आयन माइनस 14, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास KW की वैल्यू पता है तो क्या मैं KI भी निकाल सकता हूं, आयनाइजेशन कांस्टेंट, यहां माइनस 14 रखेंगे, वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है 55.55 से डिवाइड कर देंगे, तो होता क्या है KI किसके बराबर हो जाएगा, KW अपॉन H2O लिक्विड की कंसंट्रेशन, यानी KW कितना है -14 डिवाइड बाई 55.55। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कर देता हूं, तो 100 अपॉन 55.55 ये होता है 1.8। तो KI की वैल्यू होती है 1.8 10 की पावर माइनस 16 का आयनाइजेशन कांस्टेंट। हमें मेनली KW पे फोकस करना होता है, KW पे। KI तुम्हें कहीं कोई बुक में मिलेगा नहीं, अपने सीट में कोई क्वेश्चन नहीं है आयनाइजेशन कांस्टेंट का, लेकिन बस इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए। वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट है 1.8 × -16 और आयनिक प्रोडक्ट है 10 की पावर माइनस 14 का।
वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी देखना होता है हमें, तो फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा ऑफ वाटर, वाटर का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं? वन लेते थे ना, वो एक्चुअल में होता कांस्टेंट है ना, लेकिन वो जैसे अपन ने वहां पे भी देखा था, कहाँ काइनेटिक्स में करने से देखा था, आपको याद है ईस्टर की हाइड्रोलिसिस थर्ड ऑर्डर की होती थी, तो आर इक्वल टू के इंटू ईस्टर की पावर ऑफ वन इंटू एच टू ओ की पावर वन इंटू एच प्लस की पावर वन। और होता क्या था कि कंसंट्रेशन होती थी कांस्टेंट 55.5 है, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई आती थी, है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सॉलिड लिक्विड का वन ले लो, क्योंकि वो एक्चुअल में 1% के अंदर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड होता है ना। जैसे के डब्ल्यू, हम लोग के डब्ल्यू यूज करने वाले हैं, यहाँ वाटर नहीं लेंगे। नॉर्मली होता क्या, जो इक्वेशन कांस्टेंट होता है उसके अंदर वो जो कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई करके मान के करते हो हम लोग, वैसे होता वो कांस्टेंट है, वन तो नहीं बोलते हैं उसको एक्चुअली में। अल्फा ऑफ वाटर निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? हमें एक एक्सप्रेशन पता है जो बॉक्स के अंदर है, एच प्लस इंटू ओ एच आइन इक्वल टू 10⁻⁻14। अब मैं एक्वस नहीं लिख रहा, मैं बहुत स्पेस ले लेता है। एच प्लस कितना है? सी अल्फा। ओ एच आइन कितना है? सी अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻14। तो सी अल्फा कितना हो गया? 10⁻⁻7। अच्छा, सी कितना है? 55.55, तो 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 55.55। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1.8 10⁻⁹। अगर बच्चों मैं अल्फा को इस तरह लिखूं 1.8 अपॉन 10⁹, तो मुझे ये बता रहा है कि 10⁹ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लूंगा तो केवल 2 मॉलिक्यूल आयंस में टूटेंगे। मतलब बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेते हो तो कोई 1 या 2 मॉलिक्यूल ही आयंस में जाते हैं, तो बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट है वाटर, उससे H प्लस और H बहुत कम बनते हैं। तो वाटर इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट, हमें ये भी याद रखना है, वाटर इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट, इसके आयंस नहीं बनते। वाटर का अल्फा आ गया, बॉक्स नहीं बना रहा, कुछ याद नहीं रखना है आपको, केवल वही केडब्ल्यू की वैल्यू याद रखनी है। अब होता क्या है, इसमें हम लोग स्केल ड्रॉ करते हैं, पीएच आता है टर्म, है ना, सबको पता ही है। पीएच होता क्या है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। लेकिन उसका एक्चुअल जो फॉर्मूला है, जैसे मैं पहले का लिख देता हूँ पीएच स्केल के बारे में थोड़ा समझाने के लिए, है ना। देखो पीएच होता क्या है, ऐसे पीएच आ जाए तो उसका पी का मतलब है माइनस लॉग एच प्लस आयन। ऐसे पीओएच आ जाए क्वेश्चन में तो माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस आयन। ठीक, कैसे लिखना है? मतलब कोई भी टर्म आ जाए इसके अंदर तो उसका माइनस लॉग लेना है। सपोज तो में ये भी आएगा, पी के ए आएगा लिखा हुआ, तो कैसे लिखेंगे? माइनस लॉग के ए। ऐसे पी के डब्ल्यू आ जाए तो माइनस लॉग के डब्ल्यू, है ना। के डब्ल्यू कितना है? 10⁻14, ये प्लस आ जाएगा बाहर, है ना, तो 14 होता है पी के डब्ल्यू। तो पी का मतलब माइनस लॉग है, पी का मतलब माइनस लॉग लेना है आपको, ठीक। ओके, तो इसमें एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ना पीएच का, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो होता है माइनस लॉग ऑफ ए एच प्लस, ऐसा होता है। एच प्लस कंसंट्रेशन तो हम लोग यूज करते हैं, ये क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयन, एक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयन होता है, माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयन। और जो एक्टिविटी होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है ए नॉट इंटू एच प्लस कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एच प्लस नॉट, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है।
अभी जो H प्लस है ना ऊपर, ये तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी तो हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों हमारे सिलेबस में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ए नॉट होता है 1। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट उसको बोलते क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ए नॉट की वैल्यू 1 होती है। तो ये तो 1 है, ये H प्लस एक्वस कंसंट्रेशन हो गया। H प्लस नॉट क्या होता है, ये होता है 1 कैपिटल है, ये डायमेंशन लेस करने के लिए रखा जाता है। पता है कि मैं डायमेंशन लेस करना लॉग के अंदर ले रहे हो तो ये H प्लस नॉट है ना, उसको हम लोग रखते हैं 1 कैपिटल है, डायमेंशन लेस करने के लिए। तो ये 1 कैपिटल है में ये जो मोलारिटी होगी वो रख देंगे, ये वैल्यू नॉर्मली 1 रहती है। तो हमें जो करना है हमारे सिलेबस में तो इससे काम चल जाता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। लेकिन जब सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाता है तो वहां पे एक्टिविटी कोफिशिएंट की जरूरत होती है पीएच निकालने के लिए। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 कैपिटल एम HCl आ जाए मान लो, 2 कैपिटल एम, तो H प्लस कितना हुआ 2, है ना, मान लो 2 कैपिटल एम H प्लस आयन आ गया, मान लो 2 कैपिटल एम H प्लस आयन, तो पीएच कितना आएगा यहाँ पर, पीएच कितना हो जाएगा माइनस लॉग 2, तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो इसके लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट जरूरत पड़ती है हमें, हमारे सिलेबस में नहीं है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है जहां पर ये वैल्यू कुछ जरूरत नहीं पड़ती, ए नॉट की वैल्यू हम लोग 1 लेके काम कर लेते हैं। मतलब सीट में इसका गेन कोई फॉर्मूला का यूज नहीं है, बस समझाने के लिए होता है कि ऐसा ऐसा चीजें होती है। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये पता है कि H प्लस इंटू OH आयन कितना है 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14। अगर माइनस लॉग लो दोनों तरफ, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा क्या हो जाएगा देखो, माइनस लॉग H प्लस प्लस माइनस लॉग OH माइनस आयन, नहीं माइनस लॉग H प्लस प्लस माइनस लॉग OH माइनस आयन इक्वल टू माइनस लॉग 10 माइनस 14, कितना हो जाएगा ये 14। तो माइनस लॉग H प्लस क्या हुआ PH प्लस POH किसके बराबर 14, इन किस टेम्परेचर पर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वैल्यू होगा। ठीक है ना। अच्छा, और अगर न्यूट्रल वाटर है, और न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर के लिए क्या होगा, H प्लस और OH आयन क्या होते हैं बराबर, पानी में जितना H प्लस उतना OH आयन है। तो बेटा मुझे ये पता है कि जो H प्लस है इंटू OH आयन किसके बराबर है 10 की पावर माइनस 14। तो अगर मैं OH आयन की जगह पे H प्लस रख दूं तो क्या हो जाएगा, H प्लस का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 14, तो H प्लस कितना हो गया 10 की पावर माइनस 7, तो पीएच कितना हो गया, माइनस लॉग लोगे इसमें, पीएच कितना हो गया 7, न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 होता है। ठीक है ना। अब देखो पीएच प्लस पीएच 14 है, इसलिए स्केल कहां से कहां तक होता है तुम्हारा 0 से 14 तक, और न्यूट्रल पॉइंट पर 7 होता है, जितना H प्लस उतना OH है। ठीक है, अब वो स्पेस नहीं है, मैं उधर लिखना पड़ेगा लेफ्ट में,
रख के लिख रहा हूँ, वो जगह नहीं पूरा होता बोर्ड तो प्रॉपरली आ जाता है पूरा एक साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो जो है ना। तो बच्चों क्या होता है, जो स्केल ड्रॉ करते हैं ना, पीएच स्केल, हेडिंग रख कर देता हूं। तो स्केल कहां से कहां तक जाता है, 0 से 14। न्यूट्रल कहां पे आता है, 7 पे, है ना। और 7 के नीचे क्या होता है हमें पता ही है, एसिडिक, 7 के ऊपर बेसिक। कितना 7 से दूर जाऊंगा, एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। और जितना 7 से दूर जाऊंगा 14 की तरफ, उतना ही बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर भी इंक्रीजेस। ठीक है ना। ये स्केल, और लेकिन ध्यान देना ये स्केल कब ट्रू है, ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्केल वैलिड होता है, केवल 0 से 14 तक। लिखा सबने यहां तक का, सेकंड और थर्ड कॉलम रख कर रहा हूं, हाँ, सेकंड एंड थर्ड कॉलम। इसमें अधिकतर चीज तो पता ही थी, स्केल क्या होता है, 0 से 14 है, 7 पे न्यूट्रल है ना। लेकिन क्या ये स्केल हमेशा इतना ही रहेगा, नहीं, टेम्परेचर बदलोगे स्केल बदल जाता है। तो उसमें चेंजेस क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। तो वेरिएशन ऑफ स्केल विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ पीएच स्केल विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ पीएच स्केल विथ टेम्परेचर। जो स्केल है वो बदलता है विथ टेम्परेचर। अब किस तरह से बदलेगा उसको देखते हैं। तो लिख लिया राइट हैंड साइड पूरा ना। वेरिएशन ऑफ पीएच स्केल विथ टेम्परेचर। देखो, एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया, कल तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, फिर इसका रीजन भी ढूंढेंगे क्या क्या रीजन है। देखना ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती हुई पाई गई है। देखो ध्यान सुनना, कि जब हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, तो के डब्ल्यू की वैल्यू थी 10⁻⁻14। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये बढ़ा के अपन 50 के आसपास करते हैं, तो के डब्ल्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, है ना, एग्जैक्टली नहीं पता ना, आपको पूछेगा कोई, 5.5 10⁻⁻14 हो जाता है। पहले कितना था, 1 10⁻⁻14। और टेम्परेचर बढ़ा के इसको करीब करीब 85 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले जाते हैं, तो के डब्ल्यू वैल्यू बढ़ के 10 इंटू 10⁻⁻14 हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से स्केल का जो के डब्ल्यू है वो बढ़ता है ना। एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू बढ़ रहा है। ठीक। अच्छा, इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, मान लेते हैं इफ एट टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, के डब्ल्यू मान लेते हैं 10⁻⁻13 वैल्यू है, सुना ध्यान से, -13 है, तो स्केल कहां से कहां तक जाएगा फिर। अगर के डब्ल्यू -13 तक है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है,
स्केल कहां से कहां तक जाने वाला है? 0 से लेके 13 तक। और न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा फिर यहाँ पे? 6.5। तो 6.5 पे न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है ना? तो तुम्हें अगर कोई नया पीडब्ल्यू की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है कि भाई इस टेम्परेचर पे पीडब्ल्यू इतना है, तो आप स्केल कहां से कहां तक जाएगा वो बना सकते हो, न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा वो निकाल सकते हो। बिल्कुल बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक, तो टेम्परेचर चेंज करने से स्केल बदलता है। तो अगर मैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखूं तो ये स्केल इस तरह से है। और अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोला जाए कि दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 6.5 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक और सॉल्यूशन है जिसका पीएच भी 6.5 है एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक, और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। तो मैं 6.8 लेता हूं कंफर्म दूर करने के लिए, 6.8 और 6.8 है। तो ये क्या होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूट्रल पॉइंट क्या है? 7। तो 7 से कम यानी कि ये एसिडिक। और ये 7, ये कितना, इसका न्यूट्रल पॉइंट कितना है? 6.5। ये क्या हुआ? बेसिक। डिफरेंट सॉल्यूशन, ऐसा मत सोचना कि वो सॉल्यूशन एसिड से बेस हो गया, नहीं। मैं बोल रहा हूं कि ये सेकंड सॉल्यूशन है, डिफरेंट सॉल्यूशंस है। ठीक है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। ठीक, तो अगर मेरे पास टेम्परेचर चेंज करने से आपका स्केल बदलता है, टेम्परेचर बढ़ाने से स्केल मतलब स्केल चेंज होता है तुम्हारा, तो हमें क्या पॉइंट याद रखना है यहां पर? सेम सॉल्यूशन नहीं, तो एसिडिक का एसिडिक ही रहेगा। वो तो एसिडिक का एसिडिक ही रहेगा, और उसमें होगा क्या ना कि वहां पर जो स्केल तुम्हारा छोटा होगा और उसकी पीएच भी चेंज हो जाएगी उस टेम्परेचर पे पहुंच के, है ना, रीडिंग अलग हो जाएगी वहां पर। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको याद क्या रखना है नोट करके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहला पॉइंट के डब्ल्यू इंक्रीजेस, दूसरा पॉइंट पीएच स्केल छोटा होगा कि बड़ा होगा? डिक्रीजेस। तीसरा पॉइंट पीएच एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट की पीएच घटनी घटेगी कि बढ़ेगी? पहले 7 थी न्यूट्रल पॉइंट की, अब कितनी हो गई? 6.5। तो न्यूट्रल पॉइंट की पीएच भी डिक्रीज करती है। पीएच एट न्यूट्रल पॉइंट, चौथा पॉइंट पीओएच एट न्यूट्रल पॉइंट। पीएच में क्या लगता है? पीएच तो घटेगी, न्यूट्रल पॉइंट की पीओएच बढ़ेगी घटेगी? न्यूट्रल पॉइंट की पीएच सर डिक्रीजेस। डिक्रीज करेगी ना, सही है, डिक्रीज करेगी पीएच न्यूट्रल पॉइंट पर। भाई पीएच प्लस पीएच कितना था पहले? 14। पीएच प्लस पीएच कितना था? 14। और यहाँ पीएच प्लस पीएच कितना है? 13। तो जब न्यूट्रल पॉइंट की पीएच 6.5 है तो पीएच भी 6.5 ही होगी ना, तो वहां पे पीएच पीएच दोनों वही रहेगी। पीएच ऑफ लिख लेते हैं, बेटा रहेगा ऑफ न्यूट्रल पॉइंट पीएच। याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू बढ़ेगा, स्केल छोटा होगा, और न्यूट्रल पॉइंट की पीएच और पीएच दोनों घटती है। ठीक है, तो तुम लोगों ने जो स्केल पढ़ा है वो केवल स्केल वैलिड होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से स्केल बदलते हैं। ठीक है, 13 हुआ, ये पॉइंट हो गया हमारे। अच्छा, इसका रीजन ढूंढे क्यों ऐसा हो रहा है। देखना यहाँ पर, इसका रीजन ढूंढ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तुमने एक्सपेरिमेंटल देख लिया ऐसा है। रीजन क्या है कि जब तुम रिएक्शन लिख लो, के डब्ल्यू किस रिएक्शन का डिफाइन किया गया, देखना ध्यान से। के डब्ल्यू
किस रिएक्शन का डिफाइन किया गया था? H2O लिक्विड से H प्लस एक्वस प्लस OH आयन एक्वस, इसी का तो KW था ना। और टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गई? एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में तो यही होता है ना, पिछले क्लास में बताया भी था मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ता है। आपको इसका डेल्टा जी पता है? बताओ कितना होता है? पीछे अपन ने देखा हुआ है डेल्टा एच इस रिएक्शन का, आ चुके हैं अपन, कहीं ना कहीं पर डिस्कशन में आया था। आपने बैकवर्ड रिएक्शन का पढ़ा है डेल्टा एच। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एक एच प्लस एक होता है, मैक्सिमेटिक वाटर आता था, और उसकी वैल्यू थी -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। तो फॉरवर्ड का पॉजिटिव होगा। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, हार्डली शायद 20-25 दिन ही होंगे, 6 क्लास थर्मो 2 की और 1 क्लास और 7-8 क्लास पहले ही। 20-25 दिन में जमाने भी जाते हुए पढ़ा जाता है नहीं। लेटेस्ट याद करना बड़ा मुश्किल है, पढ़ना कैसे याद होता है नहीं। ये पॉजिटिव होता है। देखो ये पॉजिटिव है इसलिए एंडोथर्मिक है ना, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ रहा है, ये रीजन है इसका। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ रहा है एंडोथर्मिक। तो एज एंडो, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंप्लाइज टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है। उसको लेकर कब तक भूल जाओगे? अगले संडे तक भूल जाओगे? नहीं ठीक है, यूज नहीं आता इसलिए बोल। चलो लिखा तुमने यहाँ तक का? अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि एक टेम्परेचर पर KW की वैल्यू तुम्हें पता है, तो क्या मैं दूसरे टेम्परेचर पर KW निकाल सकता हूँ? भाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे -14 है, मुझसे कहा जाए 45 डिग्री सेंटीग्रेड बताओ, तो निकाल लेंगे ना। फॉर्मूला हमारे पास है, दो टेम्परेचर चेंज करने से KW कैसे बदलता है? log K2/K1 पता है ना, लिख लो भाई, वो भी लिख लो एक बार। log of KW2 by KW1 equal to delta H by 2.303 R। जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी को फॉलो करते हैं, टेम्परेचर चेंज करने वाला पार्ट है ना, तो इसी से निकालना है आपको। ठीक है, इसी से निकालना है, टेम्परेचर चेंज करेंगे KW बदलेगा, इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट बचा है नोट करके लिखने का, उसके बाद हम लोग आएंगे स्केल पर। अभी तक हमने जो पढ़ाया है, मेन पॉइंट क्या रखना है कि भाई H प्लस इंटू OH आयन किसके बराबर है? -14 के किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। स्केल है 0 से 14, न्यूट्रल 7, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ाओगे KW बढ़ेगा, स्केल छोटा होगा, न्यूट्रल पॉइंट की pH और pH दोनों कम होती है। ठीक है, वो कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट बच्चों और याद रखना जो हम लोग अभी लिखवा रहा हूं मैं। जो KW है ना, उसके जो नाम है, अपन ने क्या लिखा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम एक दो नाम और से जानते हैं, वो भी लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी क्वेश्चन आ जाए तो। देखो, नोट करके पहला पॉइंट। अच्छा, ये भी देख लेना कि H2O लिक्विड कई बुक में ऐसा लिखा मिलता है, H3O प्लस एक्वस प्लस OH आयन एक्वस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिख दो कि KW इक्वल टू H3O प्लस एक्वस इंटू OH आयन एक्वस, तो बात वही है, क्योंकि तो H प्लस जैसे ही बनेगा वो H3O प्लस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक, अच्छा, इसको जो KW है, इसको एक नाम तुम्हें पता ही है, आयनिक प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट। तो इसका एक और नाम है ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट।
प्रोटॉन का खुद का ट्रांसफर कर रहा है आपस में, एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस, प्रोटॉन ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। और एक और नाम है सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब है कि एक H प्लस दे, दूसरा H प्लस ले, वही मॉलिक्यूल H प्लस दे और दूसरा मॉलिक्यूल उसी कंपाउंड का H प्लस ले लेता है। ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट या सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट नाम भी याद रखना है आपको। तो नोट करके पहला पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट और लिखेंगे दूसरा पॉइंट। देखना बच्चे लास्ट पॉइंट इसका, देखो मेरे पास जो तुमने सारा फॉर्मूला डिराइव किया ना KW का, वो किसके लिए डिराइव किया है? H2O लिक्विड के लिए, है ना। H2O लिक्विड के लिए सारी कहानी जो पूरी स्केल बनाया गया, pH प्लस pH 14 बोला, सब किसके डिराइव किया है? H2O लिक्विड के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिराइव किया, ठीक। लेकिन अगर कंटेनर में H2O में, पानी में अगर मान लो HCl मिला दिया जाए या कोई भी एसिड बेस मिला दिया जाए, तो एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूले सारे वैलिड रहेंगे, है ना। यहां पर तो फॉर्मूला वैलिड है ही, H प्लस इंटू OH आयन इसके बराबर है 10 की पावर माइनस 14। यहां पर भी ये फॉर्मूला वैलिड है, चाहे कंटेनर में कोई भी सब्सटेंस मिला दिया जाए, H प्लस इंटू OH आयन 10 की पावर माइनस 14। बच्चे ये सोचते हैं कई सारे कि भाई ये सारा डेरिवेशन वाटर के लिए है, लेकिन प्योर वाटर है तभी हम लोग इसको यूज करेंगे। नहीं, आप ये स्केल कहीं पे भी यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम मतलब रीजन क्या है? ये राइट हैंड साइड क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या पानी में H प्लस मिलाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा क्या? वो डिपेंड किस पे करता है? केवल केवल टेम्परेचर पे। तो अगर तुमने ऐसे मिलाया तो H प्लस बढ़ेगा, OH आयन घटेगा, आपस में एडजस्ट करेंगे ताकि इनका मल्टीप्लिकेशन -14 के बराबर हो। समझ रहे हो ना? तो होता क्या है, जो भी मूवमेंट होगा उधर लेफ्ट में होगा, राइट हैंड साइड पे -14 ही रहेगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारे फॉर्मूले जो हमने निकाले हैं अभी, सब में पूरा आयनिक में सॉल्वेंट वाटर है। कितनी भी क्लासेस चलेंगी, सब में वाटर सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन करवाई जाती है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, चाहे कंटेनर में तुमने सॉल्ट पड़ा हो, कोई रिएक्शन हो रही कुछ भी हो, ये फॉर्मूला वैलिड होगा वहां पर, ठीक है। तो ये वैलिड रहेगा चाहे कंटेनर में कहीं पर कुछ भी प्रेजेंट हो, ठीक, क्योंकि KW फिक्स है। अब बच्चों हम लोग लिखते हैं pH स्केल, सॉरी स्केल नहीं, pH कैलकुलेशन। तो वैलिड फॉर एनी सॉल्यूशन हैविंग वाटर solvent, valid for any solution having water solvent. वो फर्स्ट पॉइंट रख कर रहा हूं मैं, पहले वाले pH कैलकुलेशन, हेडिंग है pH कैलकुलेशन। A part for strong acids, A part for strong acids, pH कैलकुलेशन A part। स्ट्रॉन्ग एसिड की pH कैसे निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है, नीचे वाला पोर्शन भी रख कर दूंगी वाला। अच्छा ठीक है, देख लो, देखो यहाँ पर, देखो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है HA एक्वस, ये स्ट्रॉन्ग है,
तो आप यह चीज ध्यान देना। अगेन थोड़ा सा इसमें क्या है ना, जैसे मैंने बोला कि बाइफरकेशन से याद रखना कि इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। मैं दीदी याद दिलाता रहूंगा उसको, आगे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो केवल एक डेटा गिवन होगा उसका, केवल उसकी मोलैरिटी कंसंट्रेशन गिवन होगा और कुछ भी नहीं गिवन होगा, और पीएच निकालने को बोलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो केवल उसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाएगी और केवल पीएच निकालो। तो सपोज करो 10⁻³ कैपिटल एन HCl है। ठीक है, इसकी आपको पीएच कैलकुलेट करना है। मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, इसका पीएच हमें फाइंड आउट करना है। आप भी लिखते हैं ना, ठीक है। तो बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे ही पानी में ऐड करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को किससे ब्रेक करोगे, सिंगल एरो की डबल एरो? सिंगल एरो। तो बहुत सिंपल सा है, इसको सिंगल एरो से ब्रेक करेंगे। जो इसकी कंसंट्रेशन वही H प्लस की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन आ गई H प्लस की। तो पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो माइनस लॉग ऑफ कितना 10⁻³ यानी पीएच कितना 3। बस ये आंसर। सिंगल एरो से ब्रेक करो, H प्लस निकालो, H प्लस आया तो पीएच आया, तो कंसंट्रेशन दी जाएगी उसमें। प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, लिखो जल्दी से इसको, कुछ एग्जाम्पल्स और देता हूँ। पहली आर्ट क्लास में हर एक सब्सटेंस का पहले पीएच निकालना ही सीखना है। स्ट्रॉन्ग में कैसे पीएच निकालते हैं, बेस में कैसे निकालते हैं, वीक में कैसे निकाला जाता है। 8 क्लासेस तक पीएच, हाँ पीएच की कैलकुलेशन चलती रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के पीएच कैलकुलेशंस। बहुत सारे केसेस आते हैं इसमें, आगे देखना खुद ही मालूम पड़ेगा। ठीक, तो pH 3 है तो क्लियर है ना। अच्छा, मैं कुछ एसिड्स और कुछ कंसंट्रेशन बता रहा हूँ, आप बताना पीएच कितनी कितनी आनी चाहिए उनकी, है ना। तो मैं यहाँ पर HCl के कुछ सॉल्यूशंस ले रहा हूँ। ठीक, जैसे कि 10⁻⁻1 कैपिटल एन, 10⁻⁻3 कैपिटल एन, सब HCl के सॉल्यूशंस हैं। 10⁻⁻6 कैपिटल एन, -7 कैपिटल एन, -8, -10 कैपिटल एन, और लास्ट है -12 कैपिटल एन। और इन सब की पीएच निकालने को बोल रहा है आपको। तो क्या करना है, सिंगल से ब्रेक किया, H प्लस आया, पीएच कितनी आनी चाहिए यहाँ पे 1, 3, 6, 7, 10 और 12। ठीक है, काफी लोग समझ भी गए, है ना। देखो क्या है, हाँ तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक है यहाँ तक तो ठीक है 6 तक, लेकिन आप इसको 7 कैसे बोल सकते हो, कंटेनर में HCl पड़ा है और सोल्यूशन न्यूट्रल है, तो पॉसिबल नहीं है ना। ये 8 कैसे हो सकता है, बेसिक सोल्यूशन कैसे हो सकता है एसिड प्रेजेंट है तो 8, 10, 12 ये मिस्टेक हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है जिससे हमारी प्रूफ सही नहीं आ रही है। तो कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। नोट करो पहले, इसको इतना बनाओ, काटो इसको पहले, तो ऐसे ही कट करो और इसके नीचे एक्चुअल पीएच लिख लेना, क्योंकि अपन थोड़ी बार जब डिराइव कर लेंगे तो फिर वापस आकर उसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। उसमें पीएच लिख लेना 6.79 एक्चुअल होती है, 6.95, 6.97, 6.98 अप्रोक्स वैल्यू। नहीं रटना नहीं है, बता दूं कैसे आते कैसे क्या करना है, लेकिन अभी तो फिलहाल लिखो इतना। कुछ मिस्टेक हो रहा है उसमें और उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। कि आपने इसको लिखा, ओके।
तो बेटा है क्या, इसमें हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। एक बार हम उसी क्वेश्चन को वापस देखते हैं जो हम लोगों ने अभी जस्ट सॉल्व किया था, -3 कैपिटल एनएससीएल का। तो देखना बच्चों, पीएच मुझे कैलकुलेट करना है, पीएच की कैलकुलेशन करना है। वापस एक बार देखते हैं, 10 की पावर -3 कैपिटल एनएससीएल, वहां प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही थी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब एचसीएल ब्रेक होता है अपने आयंस में, इसको सिंगल एरो से ब्रेक करा था हम लोगों ने, तो थोड़ी पहले भी देखा, इसमें जो इसकी कंसंट्रेशन थी वही यहां पर कंसंट्रेशन आ गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन अब होता क्या है, कंटेनर में H प्लस का सोर्स केवल HCl थोड़ी ना है, वाटर भी है, कुछ तो H प्लस आयन दे रहा है ना, तो वाटर से भी H प्लस आयन मुझे कायदे से लेने चाहिए, H प्लस और OH आयन। अच्छा, तो अब होता क्या है, वाटर से आने वाला H प्लस कितना होता है, 10⁻⁷, 10⁻⁷, और कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो इसमें कितना चली जाती है बैकवर्ड, जो वीक है वो कितना कम करता है, वैसे बैकवर्ड जाएगी। तो मान लेते हैं इससे आने वाला H प्लस हट के एक्स कैपिटल एन हो गया, यहाँ पे जो x है ना, ये लेस देन किसके है, -7 के, कुछ तो एक्स बैकवर्ड जाएगी। तो कंटेनर में टोटल H प्लस आयन कितने हैं, H प्लस टोटल x प्लस 10 की पावर -3, और x की वैल्यू -7 से भी छोटी है, तो नेग्लिजिबल है। आप अगर उसको 10⁻⁷ भी ले लो और -3 कॉमन लो, तो आप ये समझ सकते हो दिस इज नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल है, इसलिए मैंने इसको -3 लिखा, और पीएच हमने कितना बोल दिया, 3। लेकिन क्या वो 10 की पावर -7 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, नहीं, तो वहां पर नेग्लिजिबल नहीं होता वो, तो मुझे निकालना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन। कैसे करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ, एक केस बस लेके, इसको नोट कर लेना आप जल्दी से, फिर मैं एक केस बता देता हूँ -7, और फिर हम लोग देखते हैं अगली क्लास में कैसे आगे बढ़ाएंगे उसको। ऐसे पीएच मुझे फाइंड आउट करना है 10 की पावर -7 कैपिटल एन HCl का, -7 कैपिटल एन HCl का पीएच निकालना। तो स्टेप्स तो बच्चों यही होंगे, HCl को मैंने सिंगल एरो से ब्रेक किया, H प्लस प्लस Cl माइनस, स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल एरो लगाना। अब जो इसकी कंसंट्रेशन वही इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि सिंगल एरो लगाया आपने, वाटर को भी लेना पड़ेगा, डबल एरो से उसको ब्रेक किया, H प्लस OH आयन, वाटर से आने वाला H प्लस कितना है, X, और OH आयन भी X। कंटेनर में H प्लस टोटल कितना हो गया, आपने साइमल्टेनियस सीक्वेंशियल पढ़ा है ना, टोटल H प्लस लेना होता है ना कंटेनर में, है ना। तो बेटा ये कंटेनर में H प्लस टोटल कितना हो गया, X प्लस 10 की पावर ऑफ -7, टोटल H प्लस है। अब मुझे X निकालना है, X कैसे निकालेंगे, इसका KW पता है, 10 की पावर -14, तो 10 की पावर -14 बराबर होता है कंटेनर में H प्लस टोटल इंटू OH आयन टोटल, जिसका भी आए प्रूफ रखनी पड़ता है, टोटल करना होता है हम लोग को। साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल क्रिया पढ़ते हैं क्लास 11th में, नेट H प्लस नेट OH आयन लेने कंटेनर में। तो टोटल H प्लस कितना हो गया मेरे पास, X प्लस 10 की पावर -7 इंटू X, क्वाड्रेटिक, करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -7x माइनस 10 की पावर -14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -b प्लस ले लेते हैं, माइनस तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने तो पाएंगे नहीं, रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ना, 4 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 2, ठीक है, -14 कॉमन ले लो, √5 हो जाएगा नहीं, तो x हो गया तुम्हारा -10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7 √5 बाई 2, फिर मैंने 7 कॉमन लो, √5 कितना होता है 2.23, 2.24 लेते हैं, तो 4.24 -1 1.24 डिवाइड बाई 2 0.62, ठीक है ना। तो x की वैल्यू सॉल्व करके आती है 0.62 10 की पावर -7,
तो कंटेनर में h प्लस टोटल कितना हुआ, x प्लस 10 की पावर -7, तो इसको रखेंगे यहां पर, ये कितना हो जाएगा 1.62 10 की पावर -7, ये x प्लस टोटल हुआ। अब बेटा जब x प्लस टोटल हुआ तो फिर PS निकालेंगे, इसका माइनस लॉग ले लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ 1.62 10 की पावर ऑफ -7, इसमें से दोनों को ब्रेक करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, 7 माइनस लॉग 1.62, 7 माइनस समथिंग, 7 से कम ही आएगा, इससे तो PS 7 के ऊपर भी आ नहीं सकती, 7 से कम ही आना है। अब बेटा क्या होता है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं क्या है, log 2 की वैल्यू ये याद भी रखना है आपको 0.3, और log 1 की वैल्यू 0, तो इसके बीच की वैल्यू है log 1.5 भी देख लेते हैं, 3/2, log 3 माइनस log 2 0.477 माइनस 0.17, बताइए 0.477 माइनस 0.3 कितना आ रहा है, 0.17, तो देखो ये 1.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो से कम है, 1.17 और 0.3 के बीच में, 0.2 के आसपास वैल्यू, तो एक्चुअल में 0.21 होता है ये 0.21, तो कितना आता है 7 माइनस 0.21 यानी 6.79 pH, तो मैंने कहा रखने को आपको, ठीक है, जो आपके बॉक्स में बनाया था ना वहां पर, ठीक है, नोट करो, कभी क्लास में आया बच्चे बहुत सारी क्वालिटी जो है ये भाई देखो कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा ना, नॉर्मली पानी से आने वाला H प्लस कितना होता है केले में, -7, जब H प्लस बाहर से ऐड कर दोगे एक्शन बैकवर्ड जाएगी, कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से ये वैल्यू कम आएगी, X कम होगा -7 से। इसमें देखो इसमें कितना अकेला हो तो कितना आता है, -7 आता है ना, अभी X कितना आ रहा है, X निकाला 0.62 -7, नॉर्मली अगर पानी अकेला होता तो 1 × 10 की पावर -7 X की वैल्यू, और कॉमन आयन की वजह से एक्शन बैकवर्ड जाने की वजह से जो x की वैल्यू आ रही है, H प्लस फ्रॉम वाटर है ना, ये तो वो 0.62 -7 है, कॉमन आयन इफेक्ट वैसे कम होता है। अगली क्लास में और देखेंगे है ना, फिर आगे देखेंगे ये, हाँ मैं बता दूंगा, अभी तो बस लिख लो, अगली क्लास में बता दूंगा, तो सीट दिखाना आयनिक में है क्या रह गया, थर्मो में एडवांस के 5-6 क्वेश्चन है, नहीं लास्ट के 8 तक कर लिए, 14 टोटल क्वेश्चन है, तो जे एडवांस तो रहेगा ही रहेगा, और आयनिक में अगर नहीं मिलेगा अभी होमवर्क, इस काम तो पूछी थी अपनी, हाँ नहीं पहले रीस को बढ़ा लेते हैं आगे, 21-22 करी थी ना आपने, 22 तक होगी थी, 19-20 नहीं हुई थी, है ना, तो 19-20 कर लेते हैं रेस, है ना, तो रेस नंबर 19-20, आयनिक की सीट से संडे भी है, पता मिलेगा नहीं बहुत, मेरे मत परेशान हो, अरे 2-3 क्वेश्चन है आयनिक में, हाँ ठीक है क्लास में पढ़ते हुए रहते हो, S1 में 1 2 3, S1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीन ही है, और ओवन में पूरा मिलेगा नहीं, ओवन में 5 तक किया था ना अपन ने, 6 तक किया था, ओवन में 11 तक है ना, जो नहीं गया वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे अप टू 11, ठीक है, ओवन में 11 तक, इसमें 1 2 3 रोज 19-20 और थर्मो 2 के जो 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, ये क्या -14 क्यों लिया, पानी का तो जो H प्लस इंटू OH आयन है वो तो उतना ही रहेगा ना, क्लोरीन तो नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेंपरेचर, तो हम लगा भी सकते हैं ना, कंटेनर में जितना H प्लस इंटू OH आयन होगा वो तो इसी बराबर ही होगा हमेशा, कुछ भी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिक्स ही रहेगा KW की वैल्यू उसकी पानी की, ठीक है, होमवर्क है देख लेना, नोट करें स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो है बच्चे, नोट कर लिए सबने, Yes, sir. ओके, एंड कर रहा हूँ फिर मीटिंग है ना, बाय टू ऑल ऑफ यू, Bye, होमवर्क sir. कर लेना आप लोग, ओके।